बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर आ चुकी है। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया है। बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली सितंबर की माहाना फी यूनिट कीमत में महंगी की गई है। अपडेट करते चले आपको, बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर आ चुकी है। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम एक बार फिर गिरा दिया है। बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी गई है, जबकि बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। इससे पहले महंगाई का तूफान जारी है, जिससे शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई बम इस वक्त लोगों पर मजीद गिराया जा रहा है और इस वक्त बिजली की सूरत में यह इजाफा किया गया है। हुकूमत ने बिजली महंगी करने का ऐलान कर दिया है। ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी गई है, जबकि बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, जिससे सार्फिन की जेब पर खासा बोझ पड़ेगा। पेट्रोल बहरान से तंग अवाम पर एक और नया आजाब आ चुका है कि बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी गई है और वजह बताई जाती है सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये महंगी की गई है। आपको बताते चलें, बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर है कि हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया है। बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। गुज़श्ता हफ्ते भी बिजली के नर्ख बढ़ाए गए थे, जिससे खासे परेशान दिखाई देते थे शहरी, और एक बार फिर से सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹2.52 मजीद फी यूनिट महंगी कर दी गई है। आवाम जो है वो महंगाई के सुनामी में गोते खा रही है। महंगाई का तूफान बदस्तूर जारी है। पेट्रोल बम के बाद अब बिजली की बारी आ चुकी है और बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी गई है, जिससे लोगों की जेब पर खासा बोझ पड़ेगा और वजह बताई जाती है सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ये बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर आ चुकी है कि हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया है। मजीद ₹2.52 फी यूनिट अवाम को अब ज़्यादा देने पड़ेंगे। एक यूनिट पे बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, जबकि अवाम जो है इस पर खासी तशवीश का शिकार है और मुतालबा करते हैं कि बिजली के नर्ख कम से कम किया जाए। अब बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से। डॉलर का महंगाई के उड़न खटोले पर बुलंदी का सफर जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.04 मजीद महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर ₹171 से तजावज़ कर चुका है। डॉलर ₹170.51 से महंगा होकर ₹171.55 का हो चुका है। अपडेट करते चले आपको, डॉलर का महंगाई के उड़न खटोले पर बुलंदी का सफर जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.04 महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर ₹171 से तजावज़ कर चुका है, जबकि डॉलर ₹170.51 से महंगा होकर ₹171.55 पर पहुंच चुका है। और डॉलर महंगा होते ही एक नया महंगाई का तूफान मुल्क में जारी हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा देखा जाता है और गरीब आदमी खासा इससे मुतासिर होता है। गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि डॉलर की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया था और अब फिर से डॉलर की ऊंची उड़ान इस वक्त जारी है। डॉलर ₹170.51 से महंगा होकर ₹171 पर पहुंच चुका है। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, डॉलर फिर से महंगा होता जा रहा है। जी, देखा जाए जो रुपए की कदर से दबाव देखा जा रहा है, दरामदी आ जाएगी। और साथ ही पाकिस्तान और IMF के जो मुज़ाकरात है उसमें ताख़ीर का सामना, जिससे रुपया फिर दबाव का शिकार है। एक दिन में कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹1.04 महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर ₹171 से तजावज़ कर गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर ₹171.55 पर ट्रेड कर रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि जब तक IMF और पाकिस्तान मुज़ाकरात क्लियर नहीं होते उस वक्त रुपया दबाव का शिकार रहेगा। कुछ अर्सा दबाव का शिकार रहेगा रुपया। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। और खबर यह है कि मुल्तान बहावलपुर समेत सूबों में सड़कों की होगी तामीर और मरम्मत। पंजाब हुकूमत का सफरी सहूलियात में बेहतरी की जानिब अहम इक़दाम। महकमा मवासलात को 10 अरब का इजाफी बजट देने की सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। मुख्तलिफ इदारों के सरकारी इमारतों को भी मुरम्मत किया जाएगा। अपडेट करेंगे आपको, मुल्तान बहावलपुर समेत सूबे में सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। पंजाब हुकूमत का सफरी सहूलियात में बेहतरी की जानिब अहम इक़दाम सामने आए हैं। महकमा मवासलात को 10 अरब का इजाफी बजट देने की सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। मुख्तलिफ इदारों की सरकारी इमारतों को भी मुरम्मत किया जाएगा। आपको अपडेट करते चले, मुल्तान बहावलपुर और दीगर शहरों में सड़कों की अब होगी तामीर और मुरम्मत। पंजाब हुकूमत का सफरी सहूलियात में बेहतरी की जानिब अहम इक़दाम सामने आया है। महकमा मवासलात को 10 अरब रुपए का इजाफी बजट देने की सिफारिशात मंजूर कर ली गई हैं। मुख्तलिफ इदारों की सरकारी इमारतों को भी मुरम्मत किया जाएगा। मज़ीद बात करेंगे अली रामे से। अली, बताएगा इस फंड्स के हवाले से। बिल्कुल, पहले तो पंजाब हुकूमत ने इतना बड़ा कट लगा दिया था महकमा मवासलात और तामीरात के बजट में
کہ روڈ سیکٹر کے بیشتر جو ایسے منصوبے جن کو بر وقت مکمل کرنا تھا اور ایسے روڈ جن کی بحالی ہونا تھی وہ التوا کا شکار ہو رہے تھے، تو اس پر محکمہ مواصلات و تعمیرات نے پنجاب حکومت سے رجوع کیا کہ ان کو ایک بجٹ جو ہے وہ 10 ارب روپے کا دیا جائے ایز اے سپلیمنٹری گرانٹ، تاکہ وہ بیشتر ایسی سڑکیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں پورے پنجاب میں، ان کی اپ گریڈیشن، ان کی بحالی جو ہے وہ کر سکے۔ اب اس پر کیونکہ بجٹ بھی کم تھا تو گورنمنٹ آف پنجاب نے، کیونکہ یہ عوامی فلاح کے لیے کام تھا، تو اس میں عوام کی آمدرفت کے لیے انہوں نے سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بجٹ جو ہے وہ اپروو کر دیا ہے۔ اب اس کے لیے محکمہ مواصلات کو یہ بجٹ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ایسی سڑکیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بڑے ہائی ویز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ان کی مرمت جو ہے پنجاب حکومت کرے گی۔ اب اس کے ساتھ ہی کیونکہ سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا ہائی وے کے ساتھ ساتھ پبلک ونگ جو ہے وہ بھی ہے، اس میں جو سرکاری عمارتیں ہیں مختلف جگہ پر، جیسے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، اور ان کے بیشتر ایسے محکمے جو کہ زب و حالی کا شکار ہیں، تو ان کی بھی مرمت یہ ادارہ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی لائبلٹیز ہیں جو کہ ریلوے حکام کو گورنمنٹ آف پنجاب نے پے کرنی ہے، ہائی وے ڈپارٹمنٹ نے پے کرنی ہے، تو وہ بھی لائبلٹیز جو ہے وہ پے کی جا سکے گی۔ تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، جیسے امبریلا پروگرام گورنمنٹ آف پنجاب نے شروع کیا روڈ سیکٹر کے حوالے سے، تو یہ روڈ کی مینٹیننس کے حوالے سے جو M&R ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا بجٹ اپروو کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے۔ اس سے سڑکوں کی بحالی ہوگی اور اس سے عام شہریوں کی آمدرفت مزید آسان ہو جائے گی۔ عام شہریوں کی آمدرفت مزید آسان ہو جائے گی۔ بہت شکریہ علی عامر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملتان سے آپ کو خبر دیں، بیرون بہڑ گیٹ کا گرین بیلٹ کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بیرون بہڑ گیٹ میں گرین بیلٹ عرصہ دراز سے تباہی کا شکار ہے۔ صفائی نہ ہونے سے علاقہ مکین گرین بیلٹ پہ کچرا پھینکنے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے سہیب گرمانی سے۔ جی سہیب۔ شہر اولیاء کے پارکس اور گرین بیلٹس جو ہیں وہ تباہی کا شکار ہیں۔ ہم اس بیرون بہڑ گیٹ پہ موجود ہیں اور یہاں پہ روڈ کے ساتھ ساتھ سینٹر میں جو گرین بیلٹ جا رہی ہے وہ تباہی کا شکار ہے۔ کہیں پہ کچرے کے ڈھیر ہیں تو کہیں پہ جانور بندھے ہوئے ہیں۔ کافی عرصہ سے جو عرصہ دراز سے یہ تباہی کا شکار ہے۔ دیواریں ٹوٹ چکی ہیں، جنگلیں بھی موجود نہیں ہیں یہاں پہ، اور اکثر بعض اوقات جہاں پہ کئی جگہوں پہ جو پارکنگ بنا دی گئی ہے، جھولے جو ہیں بچوں کے وہ بھی غائب ہیں، بچے تفریح کے لیے نہیں آ سکتے۔ مسائل کا شکار ہیں، شہریوں کی کمپلینٹ ہیں، شکایات ہیں کہ یہاں پہ بدبو اور تعفن سے بیٹھا نہیں جا سکتا، کچرا بھی پھینک جاتے ہیں شہری یہاں پہ، اور یہ گرین بیلٹ کی یہ حالت ہوئی ہے، کیا کہیں؟ السلام علیکم سر۔ بات یہ ہے کہ سر جی یہ ہمارے سامنے جو پارک ہے، ہمارے پاس جو نا یہ پرنٹنگ پریس ہمارے سامنے ہے بالکل، لیکن یہ ہمارا جو گرین بیلٹ دیکھیں اس میں سارے کوئی درخت نہیں ہے، کوئی جنگلے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، یہاں نشائی بیٹھتے رہتے ہیں، یہاں ہر کوئی جانور بدے ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری پرزور اپیل ہے اعجاز حسین جنجوعہ سے کہ اس پارک پہ توجہ دی جائے۔ یہ سینٹر میں، ہمارے شہر کے سینٹر میں ایک پارک ہے جہاں پر جو ہے نا واک ٹریک ہونا چاہیے، بالکل خوبصورت پارک ہونا چاہیے تاکہ لوگ آئیں، پتہ چلے۔ ایک سامنے مسجد ہے، اس کے سامنے مسجد ہے، لیکن پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ بار بار لوگ آئے ہیں، میڈیا پہ بات ہوئی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میڈیا پہ بات بھی ہوتی رہی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ شہریوں کا کہنا ہے، ہم اور شہریوں سے بھی بات کریں گے، کہتے ہیں کہ یہاں پہ گرین بیلٹ کا نام تو دیا گیا لیکن گرین بیلٹ میں کہیں پودے نظر نہیں آ رہے، کہیں جو ہے یہاں پہ سبزہ نظر نہیں آ رہا۔ کیا کہیں کہ کیوں، کیا ہوا ہے کہ انتظامیہ نہیں آتی یہاں پہ؟ بات آتی ہے پھر چلے جاتے، چیک کر دے، فوٹو چیک کر چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی 2 دن صفائی ہوتی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جہاں سے انتظامیہ آتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں آ کے چلی جاتی ہے، کیوں کام نہیں کرتی؟ یہ پودے لگے ہوئے ہیں، یہ 3-4 دن لگا کے پھر ختم ہو گئے۔ انتظامیہ آتی ہے، یہاں پہ پودے بھی لگ چکے ہیں، پودے لگا کے کارروائی پوری کی ہے، اپنی طرف سے فارمیلٹی پوری کر کے انتظامیہ چلی گئی، یہ کہنا ہے شہریوں کا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو سکا۔ اور گرین بیلٹ آپ نے اپڈیٹ کیا، گرین بیلٹ بن گیا کچرے کا ڈھیر، شہری خاصے پریشان ہو چکے ہیں۔ آ جاتے لیکن چیک کر کے پھر واپس چلے جاتے، ادھر کوئی صفائی نہیں ہے۔ مسجد بھی سامنے، مسجد سے بھی لوگ آ جاتے، ادھر بدبو نکلتے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پارک ہے، کوئی بچوں کے لیے کھیل والے جگہ بن جائے، کوئی پوتے موتے بھی لگ جائے تو بچے بھی خوش ہوگا، انتظامیہ والے بھی آ جائے، وہ بھی صحیح کام کرے، دل سے کام کرے، صفائی بھی اچھی کرے۔ گرین بیلٹ ہے اور سبزہ تو یہاں کہیں نظر بھی نہیں آ رہا، تو یہ جلدی ہونا چاہیے کام، کیونکہ بچوں ساتھ لیا میں گندم کی کاشت جاری ہے، ضلع بھر کی نہریں بند کر دی گئی ہیں، نہریں خشک ہونے سے کاشتکار پریشان ہیں۔ مزید بات کریں گے زاہد سرفراز سے۔ زاہد بتائیے گا کیا معاملات ہیں گے؟
لیا کے دیہی علاقوں کے اندر گندم کی کاشت کا جو عمل ہے کہیں مکمل کر لیا گیا تو کہیں پر گندم کی جو کاشت کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ سب سے اگر بات کی تو گندم کی کاشت مکمل ہونے کے بعد سب سے اہم اور جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ ہے پانی لگانا۔ گندم کو پانی لگانے کے لیے، گندم کے اچھے اگاؤ کے لیے وقت پر پانی لگانا انتہائی ضروری ہے، لیکن لیا کی جو نہریں ہیں وہ اس وقت سوکھی ہوئی ہیں، وہ نہریں خشک ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے جو کاشتکار حضرات ہیں، کسان اور شدید پریشان ہیں، جو کہ نہروں کے اندر پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو کاشتکار ہیں ان کو مہنگا ڈیزل لا کر جو ہے وہ اپنے ٹیوب ویل کے ذریعے ان کو پانی پلانا پڑ رہا ہے۔ کچھ ہمارے ساتھ کاشتکار موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان تو کتنی مشکلات تھی نا پہ نہریں سکھانے نال؟ کڑک اپنا گندم کاشت کی تھی کھڑے ہیں، پانی پلاونے ڈیزل مہنگا ہے، ہر ہفتے ڈیزل مہنگا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، اور کھاد مہنگی ہے، ڈیزل مہنگا تھی گئے تو انشاءاللہ کوئی نہروں کے بارے کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نہروں کو فوری طور پر جو ہے اس کے اندر پانی چھوڑا جائے۔ کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس سے کیا اقصور؟ ہاں جی، سامنے بیچ پاتی کھڑے ہیں، حال ماری کھڑے ہیں، نہر سوکھی ہوئی ہے، ان واسطے ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت نہراں چالو کی تھی ونجن۔ جی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر نہروں کے اندر پانی چھوڑا جائے، چونکہ صورتحال یہ ہے کہ کھاد، بیج، ڈیزل تمام جو ان پٹس کے شے مہنگی ہونے پر شہری جو کسان پریشان ہے۔ زاہد آپ نے اپڈیٹ کیا، بات کیا ابھی آپ کو بتائیں گزشتہ روز صادقآباد اور گردنواہ کی فضا میں امونیا گیس کے بعد زہریلی شہریوں کا سانس لینا مشکل ہو چکا ہے۔ شہر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ ریسکیو گاڑیوں کا شہر میں گشت بھی جاری ہے۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ عاصم، ابھی تک کیا تحقیقات کی گئی ہیں؟ روز صادقہ آباد میں امونیا گیس کی موجودگی کے حوالے سے شکایات موصول ہیں، جس پر ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، تحقیقاتی کمیٹی میں کون کون افراد شامل ہیں اور کیا اس کے بارے میں رپورٹ ہوگی، کس طرح کا ایکشن لیا جائے گا؟ جی، رات یہ صادق آباد میں جو انسیڈنٹ ہوا اور امونیا گیس کی پھیلنے کی اطلاع آئی تو اس کے فوراً بعد ریسکیو اداروں نے اور ہماری انتظامی افسران اور ہیلتھ کے افسران نے اس کو رسپونڈ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ معاملہ جلدی کنٹرول ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد میں نے ایک تحقیقاتی کمیٹی جس کو ہماری اے ڈی سی آر صاحبہ ہیڈ کر رہی ہیں، اور اس میں ہمارے تمام متعلقہ اداروں کے افسران، ریسکیو 1122 کے انچارج، انوائرمنٹ کے، انڈسٹریز کے، اور اسی طرح سے ہیلتھ کے ریپرزینٹیو بھی اس تحقیقاتی ٹیم میں شامل ہیں، اور ان کو یہ ٹاسک کیا گیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں کہ یہ امونیا کی گیس کیسے پھیلی، اور ان کی رپورٹ آنے کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ایکشن لیا جائے گا۔ اس سے پہلے کوئی ابتدائی رپورٹ آئی ہے؟ جی، ابتدائی رپورٹ ریسکیو 1122 کی طرف سے آئی ہے، لیکن اس میں کاز نہیں پتہ چل سکا کہ بیسیکلی یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی، اسی لیے ایک یہ مختلف اداروں کے نمائندوں پر مشتمل تحقیقاتی ٹیم ہم نے ترتیب دی رات کو ہی، تاکہ اس کے اصل ریزن کا پتہ چلایا جا سکے۔ بالکل، اصل تحقیق کا پتہ کیا جا سکے۔ اسے اے ڈی سی آر کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے، ان کو کہا گیا کہ وہ جلد تحقیقات کو مکمل کر کے رپورٹ پیش کی سکے تاکہ امونیا گیس کے آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن، 200 لیٹر ملاوٹی دودھ، 781 ساشے گٹکا طلب کیا گیا ہے۔ دودھ میں LR انتہائی کم ہونے پر ملک شاپ کو 14,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 200 لیٹر ملاوٹی دودھ، 781 ساشے گٹکا طلب کر دیا گیا ہے۔ دودھ میں LR انتہائی کم ہونے پر ملک شاپ کو 14,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، جبکہ ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی اور ڈٹرجنٹس کی ملاوٹ پائی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ملک بھر میں چینی کا بحران پیدا ہو چکا ہے اور چینی کے ریٹ ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان میں زراعت کا شعبہ اس وقت تاریخ کی بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ زرعی ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہر چیز کے ریٹ دگنا بڑھ گئے ہیں، مگر گنے کے ریٹ پچھلے 7 سال پرانے ہی مقرر کیے گئے ہیں۔ مزید بات کریں گے عاشق حسین قریشی سے۔ عاشق، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بھر میں چینی کا بحران پیدا ہو چکا ہے اور چینی کے ریٹ ملک کی سطح کے بلند جو سطح ہے اس پر پہنچ چکے ہیں، جس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ شوگر مل مافیا کو جو ہے وہ مل رہا ہے۔ لیکن چینی پیدا کرنے والے محرک جو کسان ہیں، جو سال سال محنت کرتے ہیں، ان کو ان کا معاوضہ جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ اس وقت بھی میں گنے کی فصل میں موجود ہوں، جہاں پر گنے کی کٹائی بھی ہو رہی ہے، کسان بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی آپ بتائیے گا، آپ نے جو گنا کاشت کیا ہوا ہے اس کے کیا ریٹ آپ کو مل رہے ہیں، کتنا فائدہ ہے؟ چینی کے ریٹ تو بڑھتے جا رہے ہیں، کیا آپ کو بھی کچھ فائدہ مل رہا ہے؟ سر جی میری بات سنیں، پہلے تو یہ ریٹ کم از کم 12 سال پہلے تھا 180 روپے اپنے گنے کا، تو اب اسی ٹائم کھاد کی قیمت تھی 1200 روپے،
अब खाद की कीमत हुई पड़ी है अपनी 8,000 बोरी, अब रेट खड़ा है 225 रुपए। फर्क खुद देख लें, ये शुगर मिल माफिया कमा रहे हैं और किसान को दिन ब दिन नीचे ही दबाई जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, अगर खादों का रेट डाउन करें या फिर फसलों के रेट ऊपर करें, तो हमारी यही अपील है, मेहरबानी करें, हमारे साथ को अच्छा ताउन करें। जी, जैसा कि आपने किसानों की बात सुनी, किसानों का कहना है कि आज से 10 साल पहले भी जो गन्ने का रेट था वो 180 से 185 रुपए था, अब जो है वो 200 रुपए तक जो है इनका गन्ना जो है वो खरीद किया जा रहा है। तो उनका यही कहना है कि चीनी के रेट तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन किसान जो चीनी पैदा करता है गन्ने के किसान है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आशिका, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस आम शहरियों के साथ साथ अब दुकानदारों को भी सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अली शेख से। जी कासिम। मौजूदा हुकूमत के दौर में आम शहरियों की तो दूर की बात है, अब दुकानदारों को भी जो है वो चीनी लेने के लिए लंबी लंबी जो है ना लाइनों में लगना पड़ेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैसे गोदाम के बाहर, जहाँ पर जो है दुकानदार जो है वो चीनी लेने के लिए जो है वो लंबी लंबी लाइनों में जो वो घंटों से यहाँ खड़े हैं। तो कुछ शहरियों से बात कर ले। आप बताइएगा जी, आपका क्या नाम है? महमूद हसन। तो क्यों खड़े हैं आप यहाँ? 10 बजे के आए खड़े हुए, भी अभी चीनी मिल रही है। क्या क्यों ऐसा हो रहा है? आप क्या दुकानदार हैं क्या? दुकानदार है जी, दुकानदार हूँ जी, मेरी मार्टन दुकान है। अच्छा, हाँ जी। कितनी चीनी मिलेगी आपको? अब वो जाएंगे तो पता चलेगा ही कितनी देते हैं। रोजाना की बुनियाद पे चीनी इस तरह मिलती है? हाँ जी। तो फिर क्या कहते हैं, हुकूमत को कोई शौक पूरा हुआ है? नहीं जी, पहले तो आम मिल जाती थी आराम से, अब लाइन लगानी पड़ती है, जलीलो खार लहदा होना पड़ता है। ये जी बिल्कुल जलीलो खार होना पड़ता है। कुछ और शहरियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए बेटा, आपका क्या नाम है? कहाँ दुकान है आपकी? फरुखाबाद। अच्छा, आप चीनी लेने आए हैं? जी। कितनी चीनी मिलेगी आपको? 1 तोड़ा। जी बिल्कुल, ये थे बहावल नगर के वो दुकानदार जो चीनी लेने के लिए जो लंबी लंबी लाइनों में खड़े। एक थैला चीनी जो इन्हें दस्तयाब होगा, ये अपनी दुकानों पर जो जाकर सेल करेंगे। तो इस तरह मौजूदा हुकूमत के दौर में आम शहरियों के साथ साथ जो दुकानदार हैं, ताजर बरादर है, उनको भी जो है चीनी लेने के लिए अब लंबी लंबी लाइनों में। कासिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लोधरा में फ्रूट आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो चुके हैं। अंगूर, अनार और सेब की एक माह में कीमतें डबल हो चुकी हैं। मजीद बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक, बताएगा फ्रूट भी आम आदमी की पहुंच से दूर हैं? जी बिल्कुल, आटा, घी, चीनी तो आम आदमी की पहुंच से दूर थे ही, अब फ्रूट भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। अनार जो आज से 1 माह कबल 100 रुपये फ़ी किलो मिलता था, अब 200 से 250 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। सेब 400 रुपये फ़ी किलो और इसी तरह अंगूर भी 400 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। आप बताएं जी, वजह क्या है महंगाई की, कौन जिम्मेदार है इसका? जी, महंगाई के जो असल जिम्मेदार हैं इस वक्त हुकूमत वक्त ही है, और तो कुछ भी नहीं है। देखिए, आज से कोई 1.5 माह पहले, 2 माह पहले तालिबान ने जैसे अफगानिस्तान में हुकूमत संभाली है, तो पाकिस्तान में ज़ाहिर इस साल सेब की फसल, अंगूर की फसल ये कम है, तो ये अफगानिस्तान से ही आती है। तो उन्होंने जैसे इक़्तिदार संभाला, उन्होंने आकर देखा सेटअप, पहले वो भी टैक्स लिया करते थे, पाकिस्तान भी टैक्स लेता था, तो उन्होंने वो जो टैक्स था सब्ज़ी फ्रूट को टैक्स फ्री दे दिया। तो उस वक्त देखा होगा आपने 1.5 माह पहले यहाँ पे रेट नीचे आ गए थे, सेब के रेट भी नीचे था, अंगूर भी आम हो गया था, रेडियों पे आम रेडी भी मिल जाता था 100 रुपये किलो, आपको 150 रुपये किलो, अब देखें 400 रुपये किलो है। तो इन्होंने देखा कि फ्रूट्स यानी कि वाना बॉर्डर के ऊपर ज़्यादा रश हो गया, वहाँ पे गाड़ियाँ इतनी बेतुकी आना शुरू हो गई कि पीछे से तो टैक्स उन्होंने छोड़ दिया था। एक गाड़ी में अगर आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है कंटेनर में, तो हर बंदा उस बिज़नेस को करता है। तो लोग खरीदारी करके आ रहे थे पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा कारोबार बढ़ गया था वाना बॉर्डर के ऊपर। तो पाकिस्तान हुकूमत ने क्या किया, जो ये टैक्स ले रहे थे ना पहले 3 लाख 3.5 लाख फी गाड़ी के, ये इन्होंने डबल कर दिया 5 लाख 6 लाख। तो वहाँ पे जो लोग जिनके पहले से थे, जिन्होंने करना ही करना मजबूरी है, वो तो लोग तो कर रहे हैं। यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब सुबह के टाइम आते हैं, एससी साहब आते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? ना आड़ती कुछ कर सकता। सब्जी मंडी में जो चीज़ ज़्यादा आएगी तो ये सस्ती हो जाएगी, थोड़ी आएगी शार्ट हो जाएगी, महंगी। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर मुश्ताक भुट्टा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हजरत ख्वाजा महकमुद्दीन सैरानी के 236वें वर्ष की तकरीबात जारी हैं। मजीद बात करेंगे महमूद ज़हीर से। जी महमूद।
ख्वाजा मोकमुद्दीन सिरानी साहब के उर्स पर तकरीब का सिलसिला जारी है, ज़ायरीन की भी आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम दरबार पे मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये ख्वाजा मोकमुद्दीन सिरानी साहब का दरबार है, जहां पर दुआए खैर के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जिनमें कराची से बहुत बड़ी तादाद बहावलपुर पहुंचती है, खानगा शरीफ पहुंचती है। ख्वाजा मोकमुद्दीन सिरानी साहब का 236वां उर्स, क्या कहेंगे? माशाल्लाह, बहुत हकीकत से हम मना रहे हैं 236वां उर्स है और ख्वाजा साहब का हम कराची से आते हैं। यहाँ पर हम इनकी काफ़ी लंगरमान का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी वो कहते हैं हम लोग की काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पर हम लोग को दिली सुकून मिलता है हमको यहाँ पर आने से। तो आप भी कराची से आए हैं? जी हाँ, कराची। हम आने से यहाँ पे आने से हमें बड़ा सुकून सा मिलता है, रौनक मिलती है, बाबा की दीदार करने का मिलता है और हमें बड़ी राहत मिलती है यहाँ पे। तो कितने रोज क्याम करते हैं आप? हम लोग यहाँ पे तकरीबन 1 हफ्ता क्याम करते हैं। 1 हफ्ता तक आप यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर 1 हफ्ता तक रहते हैं। और भी कुछ साथी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप जी, आप कहाँ से आए और क्या? हमारा काम लाइटिंग का है। हम 1 हफ्ता पहले आते लाइटिंग करते हैं दरबार में बाहर, यहाँ हमको अच्छा लगता है, सरकार की खिदमत अच्छा लगता है। ये थोड़े स्पेशल पर्सन है, लेकिन इसके बावजूद अकीदत और एहतराम के लिए दरबार पर आए हैं और इस हवाले से अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। ख्वाजा मोकमुद्दीन सिरानी साहब के दोस्त जारी है। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। डेंगू के बाद बदस्तूर जा रही हैं। जनूबी पंजाब में डेंगू से मजीद 31 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्तान में डेंगू के 5 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रहीम यार खान में डेंगू का 1 नया मरीज दाखिल हो चुका है, जबकि जनूबी पंजाब में डेंगू की शरह 0.0% तक पहुंच चुकी है। खानेवाल में डेंगू का 1 नया मरीज रिपोर्ट हो चुका है, जबकि रवा सीजन डेंगू के मरीजों की तादाद 24 हो चुकी है। बिहाड़ी में 2 नए डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं और बहावलपुर में भी डेंगू के 4 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। साफ पानी की अदम फराहमी, नाकिस ग़ज़ा, शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे हैं। बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंचे हैं। मुल्तान में साफ पानी की अदम फराहमी और नाकिस ग़ज़ा का इस्तेमाल शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 205 मरीज अस्पतालों में लाए गए हैं। निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 69 मरीज लाए गए हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 70 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 22 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 28 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। गैस्ट्रो से बचने के लिए खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें और मयारी खानों का इस्तेमाल करें और पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें। CEO हेल्थ डॉक्टर फयाज का रूरल हेल्थ सेंटर खानगढ़ का दौरा, डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की ड्यूटी और हाजिरी को चेक किया। RHC में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत भी की है। CEO हेल्थ डॉक्टर फयाज का रूरल हेल्थ सेंटर खानगढ़ का दौरा, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की, जबकि RHC में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत की है। सफाई की सूरत हाल फौरी तौर पर बेहतर की जाए, CEO हेल्थ डॉक्टर ने ऐसी हिदायत भी जारी की है। तो खबर यह है कि मुल्तान तालीमी बोर्ड के ज़रिए तमाम नवी जमात के नताज का ऐलान कर दिया गया है। नताज में कामयाबी की शरह 98% रही है, जबकि मुल्तान डिवीज़न से इम्तहानात 1,23,529 तलबा ने दिए हैं। आपको बताते चलें कि नवी जमात के नताज में कामयाबी की शरह 98.93% रही है। मुल्तान डिवीज़न में 1,23,529 तलबा ने इम्तहानात दिए थे, जबकि इम्तहानात में 1,22,206 तलबा कामयाब हो चुके हैं। मुल्तान तालीमी बोर्ड के ज़रिए तमाम नवी जमात के नताज का ऐलान कर दिया गया है। नताज में कामयाबी की शरह 98% रही, जबकि मुल्तान से मिशेल काशिफ और लाइबा ज़ैनब ने 100% नंबर हासिल किए हैं। अपडेट करते चले आपको मुल्तान से, जहां पर तालीमी बोर्ड के ज़रिए तमाम नवी जमात के नताज का ऐलान आज कर दिया गया है। नताज में कामयाबी की शरह 98.93% रही है। मुल्तान से मिशेल काशिफ और लाइबा ज़ैनब ने 100% नंबर हासिल किए हैं। आपको बताते चलें कि मुल्तान से मिशेल काशिफ और लाइबा ज़ैनब 2 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने 100% नंबर हासिल किए हैं। मज़ीद बात करेंगे अलिशा आसिफ से। अलिशा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? तालीमी बोर्ड ने आज 9th क्लास के जो इम्तहानात हुए थे उसके नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी की शरह जो है 98% रही। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 2 जो बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने 100% नंबर हासिल किए हैं, लाइबा और मिशेल। सबसे पहले लाइबा और मिशेल से बात कर लेते हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है और मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हो? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
आप क्या कहना चाहोगी लाइबा? मैं इसे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी और दूसरा आगे डॉक्टर ही प्री मेडिकल करके डॉक्टर ही बनूंगी। अच्छा, आप मुझे बताएं, बीइंग अ पेरेंट्स, जब पता चला कि बच्ची ने फुल मार्क्स लिए हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स थी और क्या कहना चाहेंगे उस बच्चों को? बात यह है कि बच्चों की जो पोजीशन का पता लगा तो खुशी की इंतहा थी। समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ और क्या करूँ। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र हो गया, करम हो गया कि बच्चों ने मेहनत की और अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट दिया। और इसमें वालिदैन की फाइनेंशियल मेहनत और साथ उनकी वालदा की जो मेहनत होती है पढ़ाने में और टीचर्स की जो मेहनत है वो सब की माशाल्लाह रंग ले आई। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई अपने बच्चों का भी सुन के और बाकी जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं उनका भी। आप मुझे बताएं कि बेटियों की पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है। आज बच्ची ने पूरे नंबर लिए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चियों को नहीं पढ़ाते? नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और वाकई बच्चियों को आजकल के जो माहौल है जो हमारा चल रहा है, आजकल की सोसाइटी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाना, स्पेशली बच्चियों को। और बच्चियों के आगे बहुत ज़्यादा फील्ड है कि वो जो भी चॉइस करना चाहेंगी इन फ्यूचर तो वो कर सकती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी, शुक्र है अल्लाह का, इसने पूरी एक्सपेक्टेशन में आई है मेरी और हमेशा की तरह शुरू से ही आती रही है। अल्लाह का शुक्र है इसका बहुत बहुत। जी बिल्कुल, इन दोनों बच्चियों ने 100% नंबर हासिल किए हैं, स्कूल की जानिब से, असातिज़ा की जानिब से, वालिदैन की जानिब। तालीमी बोर्ड बहावलपुर के ज़रिए तमाम जमात नहम के नताज का ऐलान कर दिया गया है। इम्तहानात में कामयाबी का तनासब 99% रहा है। इम्तहानात में मजमूई तौर पर 9,08,500 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है, जबकि इम्तहानात में 9,22,062 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। आपको अपडेट करते चलें, बहावलपुर बोर्ड ने भी 9वीं जमात के नताज का ऐलान कर दिया है, जबकि इम्तहानात में कामयाबी का तनासब 99.41% रहा है। इम्तहानात में मजमूई तौर पर 8,08,500 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जबकि इम्तहानात में 9,22,062 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। अपडेट करें आपको, तालीमी बोर्ड बहावलपुर के ज़रिए तमाम जमात नहम के नताज का ऐलान कर दिया गया है। इम्तहानात में कामयाबी का तनासब 99.41% रहा है। इम्तहानात में मजमूई तौर पर 9 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जबकि इम्तहानात में 9,62,000 उम्मीदवार कामयाब भी करार पाए हैं। आज सुबह ये नताज का ऐलान किया गया है और बहावलपुर बोर्ड की बात की जाए तो वहाँ पर 99% इसकी कामयाबी की शरह रही है। इम्तहानात में मजमूई तौर पर 9,08,005 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जबकि इम्तहानात में 9,22,062 उम्मीदवार कामयाब भी करार पाए हैं। रहीम यार खान में भी नहम जमात के नताज का ऐलान। तालिबा अफरा नूर ने 100% नंबर हासिल किए हैं। तालिबात के इम्तहानात में शानदार कामयाबी की खुशी में तकरीब भी सजाई गई है। अपडेट करते चले आपको रहीम यार खान से, जहां पर नहम जमात के नताज का ऐलान हो चुका है। तालिबा अफरा अनवर ने 100% नंबर हासिल किए हैं। तालिबात के इम्तहानात में शानदार कामयाबी की खुशी में स्कूल में तकरीब का इनेकाद भी किया गया है और वालिदैन और असातिज़ा खुश हैं कि उनकी तालिबा ने 100% नंबर हासिल किए हैं। रहीम यार खान में ये आपको अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पर अफरा अनवर ने 100% नंबर हासिल कर चुकी है। तालिबात के इम्तहानात में शानदार कामयाबी की खुशी में तकरीब का भी इनेकाद किया गया है और मिठाई भी तकसीम की गई है, जबकि प्रिंसिपल ने बच्ची को मुबारकबाद भी पेश की है। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में बहावलपुर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने 9वीं जमात का रिजल्ट अनाउंस कर दिया और रहीम यार खान के गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सेकेंडरी स्कूल की तालबात ने मिसाली जो है इसमें कामयाबी हासिल की है। इफ्रा नूर हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी जो प्रिंसिपल हैं और जो असातिज़ा हैं और बाकी जो उनके असातिज़ा वो यहाँ पर मौजूद हैं कि इन्होंने जो है 505 में से 505 नंबर 100% नंबर हासिल किए हैं। इफ्रा, क्या कहना चाहेंगे इस एजाज़ी तकरीब में कि आपको मिठाई खिलाई जा रही, मुबारकबाद, इतने नंबर हासिल करने के लिए आपने कितनी मेहनत की थी? मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस एजाज़ से नवाजा। उसके बाद मैं अपनी टीचर्स और अपने उस्ताद कराम और अपनी मैडम साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ और हमें इतनी मेहनत करवाई और हमें इस मुकाम तक जाने के लिए उन्होंने हमें इतना कि आप ये बताएं कि इन फ्यूचर जो है आप क्या बनना चाहेंगे? इतने अच्छे नंबर हैं, आगे किस तरह की आपकी प्लानिंग है? मैं उस्ताद कराम की बहुत शुक्रगुजार हूँ
और इस इदारे की। मैडम तैयबा अंसर वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस साइड से भी अगर आप देखें तो ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स हैं, इनके नुमायां नंबर्स हैं। प्रिंसिपल मैडम तैयबा अंसर हमारे साथ मौजूद है। मैडम क्या कहना चाहेंगे, आपके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने इतने नंबर्स हासिल किए, एक तारीखी कामयाबी हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारा इतना बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो स्कूल का आया, जिसमें कि मेरा स्टाफ, मेरी टीम, बहुत अच्छे वर्कर मेरे पास मौजूद हैं। मेरे स्टाफ बेहतरीन स्टाफ है इस वक्त, जिन्होंने बच्चों को इतनी मेहनत करवाई कि 505 में से 505 मार्क्स लिए। और गवर्नमेंट सेक्टर में हमेशा स्टाफ बहुत अच्छा रहा है, ये प्राइवेट अदारों से कहीं बेहतरीन है। हमारे गवर्नमेंट के बच्चे जो हैं ये प्राइवेट अदारों के बच्चों से ज़्यादा बेहतरीन है, इसलिए कि इनके पास जो क्रीम ऑफ द क्रीम होता है वो गवर्नमेंट स्कूलों में स्टाफ होता है। इसलिए ये बच्चे जो हैं ये बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन इनको पॉलिश करना होता है। और मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि मेरे अदारे का रिज़ल्ट 100% रिज़ल्ट है। और मेरे ये जो बच्चे पास बैठे हुए हैं इनमें से 505, 503, 502, 504 नंबर बच्चों ने लिए हैं। और मेरा स्टाफ जो है वो भी बहुत खुश है और मैं भी खुश हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन जो है वो गाइड कर सकें, बेहतरीन उनका रिज़ल्ट दे सकें। अल्लाह करे कि ये ज़िंदगी के हर इम्तहान में इसी तरह कामयाबी अता करते। बिल्कुल कामयाब होने पर स्टूडेंट्स के इस वक्त बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। राजस्थान में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से 9वीं जमात के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है। 9वीं जमात में कामयाबी का तनासुब 99% रहा है, जबकि इम्तिहानात में 91,660 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। अपडेट करेंगे आपको कि डीजी खान में 9वीं जमात में कामयाबी का तनासुब 99% रहा है। इम्तिहानात में 91,660 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। दीगर खबरों में आपको बताएं, मैपको इंतजामिया रंगपुर ने गफलत और लापरवाही की इंतहा कर दी। मदीना टाउन का 10 रोज कबल चलने वाला ट्रांसफार्मर ताहाल नस्ब न हो सका। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना परवेज अख्तर से। जी परवेज। मौजूद हूँ रंगपुर के मोहल्ला मदीना टाउन में, जहाँ सूरत हाल ये है कि इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। 10 रोज से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। ट्रांसफार्मर जल गया था, मगर मैपको इंतजामिया की तरफ से इसे दोबारा नस्ब नहीं किया गया, जिसकी वजह से पानी की किल्लत है। शहरियों को मुश्किलात का सामना बात करने के लिए मेरे साथ शहरी भी मौजूद है। सर बताइएगा कि ट्रांसफार्मर नहीं है, जल गया था, 10 रोज से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, क्या कहें? 10 दिन हो गए ये जल गया था, और सारा अफसर के पास गए हैं तो, और पानी की कमी है, और जो है ये बच्चों को स्कूल जाने से इस्त्री के कपड़े और बहुत सारी मुश्किलात हैं। मेहरबानी करके ये जो ट्रांसफार्मर लगाया जाए। जी आप बताइएगा कि बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गया था, क्या परेशानी है आपको, क्या कहेंगे आप? 10 रोज से बिजली बंद है, हम बड़े परेशान हैं। इलाका में पानी की बहुत कमी हो गई है, बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं और पूरा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। क्या मुतालबा करेंगे? बिजली लगाई जाए, अफसरान से ये मुतालबा है, और चक्कर भी बार बार लगा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। जी जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, इनकी तरफ से कहा। जी ठीक है परवेज, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आपको गवर्नमेंट इकबाल गर्ल्स हाई स्कूल में इकबाल डे के हवाले से तकरीब मुनाकिद की गई है, वहाँ लिए चलते हैं। नन्ही बच्चों का इकबाल डे के हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। वो पाकिस्तान नहीं है जिसका अल्लामा इकबाल ने तसव्वुर किया था। अल्लामा इकबाल ने तसव्वुर किया था कि सारे मुसलमान मिलजुल कर इत्तेहाद से रहेंगे और इस्लामी असूलों पर अमल करेंगे, लेकिन यहाँ तो मुसलमान इत्तेहाद नहीं दिखा रहे, और इत्तेहाद से मतलब रह ही नहीं रहे, यहाँ इत्तेहाद है ही नहीं पाकिस्तान में। तो इसके लिए मैं एक शेर बोलना चाहूँगी। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। दरअसल इकबाल ने जो ख्वाब देखा था उसकी तामील तो बहुत साल पहले बन गई थी, मगर हमारी जो कौम है ना वो अब तक ना लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी में ही बसे हुए हैं। उन्होंने इससे आगे कायद आज़म को अल्लामा इकबाल जैसे बड़ी शख्सियत को समझने की कोशिश ही नहीं की है। तो अब खुशी किस चीज़ की बनाए, इस बात की कि एक इतने अच्छे और अल्लामा इकबाल इतने हमारे कौमी शायर पैदा हुए थे आज के दिन, जिनको साल में सिर्फ 2 दिन याद किया जाता है, और वो भी बच्चों के जज्बों और नगमों की सूरत में, उसके बाद सारे भूल जाते हैं। आजकल की अवाम बिल्कुल भी इत्तेहाद में नहीं रहती, और जो उन्होंने नज़में लिखी थी उनको बिल्कुल भी नहीं समझती, सिर्फ कौमी तरानों और शायरी में इस्तेमाल करती है। 10 रोज से बिजली बंद है, हम बड़े परेशान हैं। इलाका में पानी की बहुत कमी हो गई है, बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं और पूरा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। क्या मुतालबा करेंगे? जी मैं
उधर रहीम यार खान के गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सेकेंडरी स्कूल में इकबाल डे के हवाले से तकरीब में तालिबात कलाम इकबाल पेश कर रही हैं। आज इकबाल डे पूरे जनूबी पंजाब में भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कलाम इकबाल को स्कूलों में बच्चियों और बच्चों की जानिब से पेश किया जा रहा है और जो इकबाल की फ़िक्र थी उस पर नौजवान को अमल पैरा होने की भी ताक़ीद असातिज़ा की जानिब से की जा रही है। आपको बताते चले असातिज़ा और तालिबात की शिरकत और तालिबात के माबैन तकरीरी और कलाम इकबाल पेश करने के मुकाबले जारी हैं। तालिबात ने तकरीर मुकाबले में इकबाल के नौजवानों के लिए पैगाम पर रोशनी डाली है। शायर मशरिक इल्लामा इकबाल हमारे कौमी हीरो हैं। इकबाल का पैगाम नौजवानों को वतन अजीज़ से मिसाली मोहब्बत और मेहनत का दर्ज देता है। तकरीब में कोरोना SOPs का भी मुकम्मल ख्याल रखा गया है। रहीम यार खान में ही इकबाल डे के मौके पर तालिबात कहती हैं कि हमारे कौमी इल्लामा इकबाल की शायरी और ज़िंदगी से हमें वतन अज़ीज़ से मिसाली मोहब्बत और तरक्की के लिए भरपूर मेहनत करने का पैगाम मिलता है। हमारा दिन है, हम अल्लामा इकबाल के डे से मना रहे हैं। हमें अल्लामा इकबाल के तालिब इल्म इस दुनिया के तालिब इल्म होने के हमें नाते ये करना चाहिए कि हम अल्लामा इकबाल के पैगामात को आगे पहुँचाएं ताकि हर किसी के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि वो अल्लामा इकबाल की जैसे सोचे और अपने मुल्क की खातिर कुछ कर सके। मैं इस मुकाबले में 9 नवंबर के मुकाबले में तो मैं अल्लामा इकबाल के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर थे जिन्होंने हमारे लिए एक ख्वाब देखा था कि इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। तो फिर हमें चाहिए कि हम और आप सब मिलकर इस पाकिस्तान की कौम को, इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, दिन रात मेहनत कर तो पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने एक ख्वाब देखा और उसकी ताबीर के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम जो भी ख्वाब देखें या हमें कोई भी ख्वाहिश है तो हम उसको हर पूरा करने की कोशिश करें। मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर कहना चाहूँगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पूरे मुल्क की तरह खुशाब में भी यौम इकबाल जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इसी हवाले से दारुल अकरम स्कूल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। मजीद बात करेंगे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में और आज यौम इकबाल जो है पूरे पाकिस्तान की तरह खुशाब में भी इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त दारुल अरकम स्कूल खुशाब में मौजूद हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है वो खूबसूरत अंदाज में टैबलो पेश कर रहे हैं और अल्लामा इकबाल के हवाले से जो शायरी है वो एक सुनाकर जो छोटे बच्चे हैं उनको एक दर्स दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज इकबाल के हवाले से वो क्या मैसेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज आप क्या सुनाओगे? टहनी पे किसी शज्जर की तरह बुलबुल था कोई दाए बैठा, कहता था कि रात सर पड़ाई, उड़ने चुगने में दिन गुजरा, पहुंचू किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा, ये सुनकर बुलबुल की आँख हजारी, जुगनू कोई पास से बोला हाजिर हूँ मदद को, जानो दिल से कीड़ा हूँ, अगच्चा मैं जरा सा क्या गम है जो रात है अंधेरी। अच्छा, आप सुनाओ, आप क्या सुनाओगे? कौन सा शेर सुनाओगे अल्लामा इकबाल का? अल्लामा इकबाल वाला सुनाओ जल्दी। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकी हो आगोई से घबराता नहीं वो, मकारी व रुबाई पे उतरता है मुंह में, जिस रेस से परवाज कुताई का डर हो, और इस बड़े शौक से खाता है मुंह में, गिद्दार का गुफ्तार का अमल का मुंह में, कायल से जिसे जहाज का मुंह में, सरहद का मुंह में, कोई पंजाब का मुंह में, ढूंढे से नहीं मिलना कुरान। जी बिल्कुल जी ठीक है जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। MPA जावेद अख्तर अंसारी के भाई हाजी अमीन अंसारी के साले सवाब के लिए कुलखानी का अहतमाम किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, सूबाई वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक भी कुलखानी में मौजूद हैं। ये आपको लिए चलते हैं। MPA जावेद अख्तर अंसारी के भाई हाजी अमीन अंसारी के साले सवाब के लिए कुलखानी का अहतमाम किया गया था। इस वक्त तकरीब जारी थी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म